बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो आते हैं हम लोग यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज का कॉन्सेप्ट होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग इलेक्ट्रॉन जानते ही होंगे। चार्ज मतलब ही यहाँ पे समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, ये नेगेटिव में होता है। कूलम क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, कोई भी पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है, या फिर कोई भी एक तो कंडक्टर उसमें चार्ज किया हुआ है। तो अगर चार्ज किया हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको अगर निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है n इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये एक फॉर्मूला है जिससे कि आप निकाल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है कोई भी एक तो कंडक्टर में, अगर वो कंडक्टर चार्ज है तो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। करंट क्या है हम लोग का, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, मतलब इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब कोई भी कंडक्टर है उसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि चार्ज फ्लो हो रहा है। अब पर यूनिट टाइम पे जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को बोलते हैं हम लोग करंट। ठीक है, पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को बोला जाता है करंट। तो करंट इज इक्वल टू कितना होगा, चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा, करंट इंटू टाइम। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। मतलब यहां से क्या लिख सकते हैं, जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का, या चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का। ठीक, मतलब जितना ज्यादा करंट होगा चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा टाइम होगा चार्ज भी उतना होगा। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि पहले हम लोग के पास जो चार्जर था वो था 1 एम्पियर का। ठीक है, याद होगा छोटा छोटा चार्जर रहता था। ठीक है, वो 1 एम्पियर का उसमें कैपेबिलिटी था। तो उसमें देखिए अगर जो चार्ज करते थे तो बहुत टाइम लगता था। ठीक है, लगभग 2 घंटा या 3 घंटा लग जाता था फुल चार्ज होने में। क्यों, क्योंकि उसका करंट कम है। अब करंट कम है इसका मतलब चार्ज भी कम होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे चार्ज उतना ज्यादा होगा, अच्छा जल्दी चार्ज होगा। तो इसीलिए हम लोग उसके बाद अपडेट हुआ क्या कि थोड़ा सा फास्ट चार्ज होगा। तो जब 2 एम्पियर का जब आने लगा चार्जर तो थोड़ा सा जल्दी चार्ज होने लगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा जल्दी चार्ज होने लगा। अभी जो आता है वो फास्ट चार्ज आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैप अप चार्ज। वो देखिएगा 6.5 एम्पियर का, उसका जब रेटिंग चेक कीजिएगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है 10 वोल्ट 6.5 एम्पियर। तो 6.5 एम्पियर मतलब समझ में आ रहा है कि करंट जो है हम लोग बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो चार्ज ऑब्वियसली ज्यादा इंक्रीज करेगा। और टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब समझ में आ रहा है जितना ज्यादा देरी तक आप रखिएगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, कम टाइम दीजिएगा तो कम चार्ज होगा। तो चार्ज इज इक्वल टू यहाँ पे जो आ रहा है करंट इंटू टाइम। ठीक, तो करंट का यूनिट भी होना चाहिए। यूनिट क्या होगा, देखिए ऊपर में क्या है, चार्ज है। यूनिट क्या होगा, ऊपर में चार्ज अगर है तो चार्ज के लिए कूलम डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम। तो पर सेकेंड, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड क्या हो गया, यूनिट ऑफ करंट। इसको एक और यूनिट होता है, इसको क्या लिखते हैं, एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब करंट मान लीजिए छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। अगर छोटा होता है तो उसको हम लोग मिली एम्पियर लिखते हैं, मिली एम्पियर। ठीक है, एम ए, अब लोग देखे होंगे एम ए, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -3 एम्पियर। कभी कभी माइक्रो एम्पियर आता है, म्यू से डिनोट होता है ये। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -6 एम्पियर। ठीक है, जब बहुत ज्यादा छोटा रहता है तब माइक्रो में जाता है, और इससे छोटा होता नहीं। एक नैनो भी होता है जो कि 10 टू द पावर -9 होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3, माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6। ठीक है, एक और पार्ट आता है किलो, KILO, किलो। किलो जो है वो होता है 10 टू द पावर 3। यहाँ पे यूज नहीं होगा लेकिन रेजिस्टेंस वगैरह में यूज होता है, जो थोड़ा देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। किलो, ठीक है, 10 टू द पावर 3 होता है। एक होता है मेगा, हो जाता है 10 टू द पावर 6। ये भी हम लोग यूज करेंगे। तो ये सब जो है ना ये वैल्यू है। ठीक है, 10 टू द पावर 3 कोई यूनिट नहीं है, ये एक वैल्यू है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग किलो जो है बहुत चीज में ही यूज करते हैं। किलोग्राम, किलोग्राम मतलब क्या, 10 टू द पावर 3 ग्राम है वो। ठीक है, किलो कोई यूनिट नहीं। हम लोग बाजार में जाके कुछ भी खरीदते हैं, 5 किलो ये दे दीजिए, 5 किलो कुछ होता नहीं है। 5 किलो के बाद आपको यूनिट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग देखते हैं ना कि सैलरी वगैरह जब मिलता है
ठीक है। तो सैलरी में हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका सैलरी कितना है 50K, बट 20K, तो K क्या है किलो। आप बजाले किसी को आप बोल दे एक बार कि मेरा जो सैलरी है वो 50 किलो है, देखिए आपको वो पागल घोषित कर देगा, समझ में आ रहा होगा। तो किलो जो है ना वो एक वैल्यू है, 1000 है, 50K मतलब 50,000, समझ में आ रहा है, 50,000 है वो कोई यूनिट नहीं है। किलो हम लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे वो किलो वोल्ट हो, किलोग्राम हो, किलोमीटर हो, ठीक है। तो ओला आपका कहीं पे भी यूज हो सकता है, क्या किलो। तो याद रखिएगा किलो, मिली, माइक्रो, मेगा, ये सब वैल्यू है, कोई यूनिट नहीं है। वो जिसके साथ अटैच हो जाएगा वो उसका यूनिट से चेंज हो जाएगा, मतलब उसके तरफ ही वो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मिली जो है एम्पियर के साथ अटैच हो गया, मतलब मिली एम्पियर ये करंट का यूनिट हो गया। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। करंट का कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ गया होगा कि पर यूनिट टाइम पे जितना चार्ज फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर पे, उसी को बोलते हैं हम लोग करंट। अब किसी ने बोले कि सर चार्ज फ्लो उसमें हो रहा है, हम लोग कैसे महसूस करें कि सच में उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कंडक्टर में। तो आप जब वायर में जब करंट फ्लो होता है आप एक बार छू के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उस तार में कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेंगे यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया, बहुत दूर। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस में रखा गया एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट में लाने के लिए जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक पर्टिकुलर पॉइंट में लाने के लिए जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक कंडक्टर है, चार्ज किया गया है, P एक पॉइंट है जहां का पोटेंशियल आपको निकालना है। इनफाइनाइट डिस्टेंस में एक तो टेस्ट चार्ज रखा गया, भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया 1 यूनिट। ठीक, इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस P पॉइंट में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज को लाने में जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पॉइंट का, P पॉइंट का। मतलब V इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, V क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट इज W क्या है, वर्क डन है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो जूल पर कूलम इसका यूनिट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है यूनिट, वो है आपका वोल्ट और वोल्ट। ये हम लोग घर में भी आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, 220 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट जो भी है हम लोग वोल्ट यूज करते हैं, जूल पर कूलम हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन ये भी गलत नहीं है। क्लियर हो गया। तो पोटेंशियल क्या है समझ में आ गया होगा। अब क्या है इस पॉइंट में देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसका मतलब कोई भी दो पॉइंट को हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट है बी, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ये दोनों पॉइंट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ना इस दोनों पॉइंट का, एक टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट में ले जाने के लिए जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, मतलब VA अगर मान लीजिए इसका पोटेंशियल है, VB इसका पोटेंशियल है, तो VA माइनस VB जो होगा वो कितना होना चाहिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट में ले जाने के लिए जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा वही होता है हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्लियर हुआ सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग को होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। एक्चुअली जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए होते हैं तब उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है। ये नेगेटिव चार्ज मान लीजिए बहुत सारा है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है। ये स्टेबल है, इसमें अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया गया, इसका मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं
जैसे ही हम लोग कोई भी तो बैटरी वगैरह का कुछ भी हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए अप्लाई पोटेंशियल है V। पोटेंशियल जब अप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव जो चार्ज है ये मूव करना स्टार्ट करेगा। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये मूव करना स्टार्ट करेगा। इसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। ये मूव करना स्टार्ट करेगा। मूव करना स्टार्ट करेगा मतलब ये आपको दिमाग में रखना है, जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव से निकलेगा और पॉजिटिव में घुस जाएगा। ठीक है, जब ये मूव करता है ना तो सामने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इसको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया गया है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो जा रहा है ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ कोलैप्स करके क्या होगा, अपना जो एनर्जी है वो लूज कर देगा। ठीक है, अपना एनर्जी वो लूज कर देगा। अब लूज करने के बाद यहाँ पे तो पोटेंशियल कंटिन्यूअसली हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, फिर से उसको एनर्जी मिलेगा, फिर से मूव करना स्टार्ट करेगा, फिर से अपना स्पीड में जाने का कोशिश करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि बार बार यहाँ पे जो पॉजिटिव जो है चार्ज उससे टकराने के बाद वो अपना एनर्जी लूज करता है। जो एनर्जी जो लूज करता है ना वो किस चीज में चेंज हो जाता है, हीट में चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो वायर है वो हीट भी हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन बावजूद भी हम हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल तो अप्लाई तो हमेशा होते रहता है, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होगा और करंट हम लोग का कहीं ना कहीं इस पे फ्लो हो रहा है। तो मान लीजिए जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो कंडीशन के कारण अपना एनर्जी लूज कर देता है, तो इसी को ही बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। मतलब जाने में कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। तो एक बार में बल्क जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार में मूव नहीं कर पाता, उसको रास्ता में एक कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आता है, थोड़ा सा रुक जाता है, एनर्जी लूज हो जाता है। एनर्जी अगर लूज हो जाएगा तो उसके बाद फिर से उसको एनर्जी लेना पड़ेगा, एनर्जी लेने के बाद फिर भागने का कोशिश करेगा, फिर से टक्कर मारेगा, मारने के बाद फिर से अपना एनर्जी लूज कर देगा। तो इसी पोर्शन को ही बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो है ना ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट वैल्यू होता है। जो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि ये कम होता है, क्या कलीशन जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, जिसके कारण उसमें स्मूथली करंट फ्लो हो पाता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग को रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। रेजिस्टेंस है क्या, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, मतलब करंट को जो फ्लो करने के लिए रोकता है, उसी को बोला जाता है यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मान लीजिए ओम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोल रहे हैं कि करंट जो है ना, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल का, अप्लाई पोटेंशियल का। जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट होगा फ्लो। ठीक है, तो V इज इक्वल टू, यहीं से एक्सप्रेशन आया, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट आता है जो कि R, तो इसको लिखते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। ये R को ही बोला जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसको रेजिस्टेंस ही नाम क्यों दिया गया, रेजिस्टेंस कैसे बोल रहे हैं आप देखिए, V इज इक्वल टू IR हो रहा है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई I। मतलब I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाई R। यहाँ पे देखिए तो साफ दिख रहा है, करंट जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। मतलब R अगर इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ना, रेजिस्ट कर रहा है ना, रोक रहा है ना। अगर R का वैल्यू बढ़ जाएगा तो करंट तो रुक जाएगा, करंट तो कम होगा धीरे धीरे। अगर R बहुत ज्यादा कर दिए तो करंट एकदम जीरो हो जाएगा। अगर R का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है ना, अगर R का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है तो 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। याद रखिएगा, 1 बाई इंफिनिटी हमेशा जीरो होता है, तो करंट जो होगा जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट का रोकना या फिर फ्लो ऑफ करंट को रोक देना। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ओम्स लॉ से हम लोग को यही पता चला था कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, या फिर I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। ठीक, अब यहां पे यूनिट वगैरह देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, ओम। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ओम। क्लियर हुआ। अब कंडक्टर भी जो है ना ये दो टाइप का होता है, एक होता है ओमिक कंडक्टर और दूसरा हो जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर किसको बोलेंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। नॉन ओमिक कंडक्टर किसको बोलेंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा ये कैसे पता चलेगा, या फिर इसको एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो एक ग्राफ से आप समझ सकते हैं।
इसको हम लोग बोलते हैं VI ग्राफ। इधर करंट है, इधर पोटेंशियल है, ठीक है। धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज होगा। यहां पे एक ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है, ये हो गया आपका ओमिक कंडक्टर, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे आपका करंट भी इंक्रीज होगा, तो एक ग्राफ आपका इस तरह से प्लॉट होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ओमिक कंडक्टर, ठीक है, ओमिक कंडक्टर, ठीक। अब नॉन ओमिक क्या होता है? नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा ना, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। मान लीजिए शायद ऐसा निकल जाए, ये है वोल्टेज, ये है आपका करंट, ठीक है। ये नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया। अगर ओमिक कंडक्टर का अगर एग्जांपल देखें तो क्या होगा? कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। नॉन ओमिक कंडक्टर का अगर बात करें तो क्या आ जाएगा आपका? एलईडी, ठीक है, एलईडी, एलईडी, ठीक है। सोलर सेल भी हो सकता है। सोलर सेल पता ही होगा आप लोग का, जो छत वगैरह में लगा रहता है सोलर सेल। तो सोलर सेल भी हम लोग को नॉन ओमिक कंडक्टर में आता है। एलईडी आता है, ठीक है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट भी हम लोग का नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। क्लियर हो गया होगा सबको? नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है, ओमिक कंडक्टर क्या है, ओम्स लॉ क्या है, इसका यूनिट वगैरह समझ में आ गया होगा। अब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, मतलब कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से। कैपिटल जी इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1/r। ये हो गया आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को याद रखिएगा, कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल जी से। कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है 1/r। तो इसका यूनिट भी होना चाहिए ना। यूनिट क्या होगा? यूनिट इज ओम इनवर्स, ठीक है, या फिर OHM इनवर्स, आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अगर रेसिप्रोकल हो रहा है तो 1/r मतलब ओम इनवर्स, तो इसका यूनिट हो जाएगा किसका? कंडक्टेंस का। ओम इनवर्स हम लोग साइन में भी लिख सकते हैं या फिर ये वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो नंबर 1 जो आता है ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, ठीक है। इट इज डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करने का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोग को, चाहे ये कॉपर हो सकता है, चाहे ये सिल्वर हो सकता है, ठीक है, चाहे आप बोल सकते हैं इसको एल्युमिनियम भी हो सकता है। तो सबका जो सब में ना कैपेबिलिटी रहता है वो कम रहता है, किसी में ज्यादा रहता है, ठीक है। जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, सिल्वर जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अगर मान लीजिए घर में अगर वायरिंग करवाना है तो आप इसका सिल्वर को तो करवा नहीं सकते, नहीं तो चोर कुछ और नहीं बल्कि आपका क्या चोरी करेगा? सबसे पहले घर का वायर ही चोरी कर लेगा, समझ में आया ना। इसीलिए हम लोग सिल्वर के बाद हम लोग को कॉपर आता है, तो कॉपर भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग कॉपर का वायर यूज करते हैं। बट सबसे ज्यादा अगर देखा जाए अच्छा तो वो हो जाता है आपका सिल्वर, ठीक है। तो मटेरियल के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। दूसरा जो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, लेंथ के ऊपर मतलब आप यहां पे बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ का मतलब क्या है? अगर लेंथ इंक्रीज कीजिएगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेंथ को डिक्रीज कीजिएगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पे यही हो रहा है। थर्ड पार्ट आता है आपका थिकनेस। थिकनेस में क्या आ रहा है आपका? रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का। अब आप लोग बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक कंडक्टर है और कोई भी एक वायर है, वायर को अगर बीच से कट करेंगे ना तो देखिए ये पोर्शन आपको दिखेगा, ये पार्ट आपको दिखेगा, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना उसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो जो रेजिस्टेंस वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा।
क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेंगे, समझ में आ रहा होगा ये डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर बढ़ता है तो ओवरऑल का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। और अगर मान लीजिए ए का वैल्यू अगर डिक्रीज कर देते, मतलब पतला कर देते, बहुत ज्यादा पतला, तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। फोर्थ आ जाता है आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम लोग का जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको। तो चार पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। एक मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है किस टाइप का मटेरियल है, दूसरा हो गया लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करता है, लेंथ अगर डिक्रीज करेंगे तो हम लोग का रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपको थिकनेस। थिकनेस क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कमेगा, अगर कमाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन अगर आया है, दोनों को अगर मार्च कर देंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगा सकते हैं जो कि क्या होगा, रो। ठीक है, इस रो को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, इस रो को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इस रो को बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, यही डिफाइन करता है मटेरियल। ठीक, इसका डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट वैल्यू होता है रेजिस्टिविटी। जब भी आप न्यूमेरिकल वगैरह बनाइएगा तो इसका वैल्यू लोग गिवन मतलब डिफाइन कर देगा, वो दे देगा। ठीक है, अगर रो को सब्जेक्ट बनाएंगे तो रो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर ए डिवाइडेड बाई एल। आर ए डिवाइडेड बाई एल, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, आप लोग का रटना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहां से कैसे निकालते हैं यूनिट। आर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होना चाहिए, ओम। एरिया क्या है, ए क्या है, एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्या है, लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या है, इसका यूनिट है, किसका, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, ओम मीटर क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, या फिर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट वैल्यू होता है। ठीक है, रो का। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी आप बोल सकते हैं, इसको कंडक्टिविटी बोले। कंडक्टिविटी क्या है ना, इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से, डिनोट करेंगे हम लोग सिग्मा से। तो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को ही कंडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। अब इसका यूनिट की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यूनिट क्या होना चाहिए, ये अगर इसका रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब क्या, ओम मीटर इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर इनवर्स। ठीक, तो रेजिस्टिविटी क्या समझ में आ गया होगा, कंडक्टिविटी क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फाइनली जो हम लोग एक्सप्रेशन आया था R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, इसको और थोड़ा अगर मॉडिफाइड करें तो कैसे दिखना चाहिए, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई क्या है, A। व्हाट इज A? A इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया में हम लोग क्या, हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है तो इसका तो एक रेडियस भी होगा। मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये है आपका रेडियस आर। अगर रेडियस आर दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पार्ट को अगर और मॉडिफाइड करना चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 बाई रो है, रो का वैल्यू कितना होगा देखिए, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अगर इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, L डिवाइडेड बाई R इंटू A, क्योंकि रेसिप्रोकल था। अगर RA बाई L है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, L डिवाइडेड बाई RA। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया होगा ये चीज तो है क्या। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, बोल रहा है सुपर कंडक्टर मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, या फिर आप बोल सकते हैं जीरो है। ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल का मतलब आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट जीरो के तरफ है। ठीक, अगर मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, ठीक है, तो
जीरो हो जाना मतलब बहुत ही अच्छा कंडक्टर, उसमें करंट बहुत इजीली फ्लो होगा क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उसको इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर अगर आप बोले तो आप मरकरी बोल सकते हैं। ठीक, मरकरी अगर 4.2 मरकरी अगर 4.2 केल्विन में है, मरकरी अगर 4.2 केल्विन में है तब ये सुपर कंडक्टर कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, 4.2 केल्विन लेकिन होना चाहिए। तो 4.2 केल्विन मतलब समझ में आ रहा है बहुत ही कम है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, 273 में 0 डिग्री हो जाता है, मान लीजिए 4.2 केल्विन मतलब समझ में आ रहा है नेगेटिव में पूरा वैल्यू चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट आप ये बोल सकते हैं कि अगर मरकरी 4.2 केल्विन में है तो वो सुपर कंडक्टर के तौर पे यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल हम लोग एक बार देख लेंगे। अच्छा, एक और चीज आप लोग को बता देते हैं, कुछ भी चीज अगर लिखना वगैरह हो तो आप लिख लीजिए, एक एक करके हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल था, इसमें कुछ अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं फिर। ठीक है, अब इसके बाद सुपर कंडक्टर न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल उसी का रिगार्डिंग जो सब हम लोग अभी टॉपिक पढ़े हैं बट डिस्कस किए हैं, उसी का रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल उसको हम लोग सॉल्व कर लेते, ज्यादा नहीं, 3-4 न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोल के फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। ठीक है, मतलब यहाँ पे करंट सबसे पहले कितना दिया हुआ है, 200 मिली एम्पियर। ठीक, आप लोग को थोड़ा देर पहले बताया था मिली एम्पियर मतलब समझ में आ रहा है 10 to the power -3 एम्पियर। तो ये 200 का मिली मतलब कुछ और नहीं बल्कि एक वैल्यू है जो कि -3 है, इसके अलावा हम लोग को और कुछ नहीं पता है। मिली मतलब 10 to the power -3, उसके बाद एम्पियर था तो यहाँ पे एम्पियर लगा देंगे। मिली एक जस्ट वैल्यू है जो कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं। तो कितना हो जाएगा 200 into 10 to the power -3। ठीक, दो जीरो अगर एडजस्ट करेंगे तो 2 into 10 to the power कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये एम्पियर, ये आ गया आपका करंट, या फिर इसको आप 0.2 एम्पियर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया करंट। उसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस दिया हुआ R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 ओम। फॉर्मूला क्या पता है हम लोग को, V इज इक्वल टू IR। निकालना क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, करंट दिया हुआ है कितना 0.2, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट क्या है आपका आंसर। ठीक है, देख लीजिए एक बार, बढ़ते फिर नेक्स्ट सम्स की तरफ। नेक्स्ट सम्स क्या है, a given wire of resistance 1 ohm is stretched to double its length। ठीक है, एक वायर है उसको खींच के डबल कर दिया गया। ठीक है, टान के लंबा कर दिया गया। जब लंबा करेगा तो एकदम लॉजिकली सोचिएगा, जब लंबा करेंगे तो इसका थिकनेस भी तो डिक्रीज होगा। ठीक है, थिकनेस डिक्रीज हो जाएगा। हम लोग को एक फॉर्मूला पता था, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A, ये फॉर्मूला पता था। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L बाई A, मतलब जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। अब यहाँ पे लेंथ तो बोल रहे डबल हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो लेंथ में लगा देंगे, लेकिन नहीं, इस तरह से आपका आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है ना, मतलब जो एरिया है, एरिया तो डिक्रीज कर रहा है। अब एरिया का तो कुछ कॉन्सेप्ट बताया नहीं कि कितना डिक्रीज हुआ नहीं, तो एक काम किया जा सकता है इसमें, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो, ऊपर और नीचे हम लोग L से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रो तो ऑलरेडी था, L अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो L इंटू L डिवाइडेड बाई एरिया इंटू L। R इज इक्वल टू क्या बनेगा देखिए, तो रो L इंटू L स्क्वायर। अच्छा, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। सिलेंडर का मान लीजिए लेंथ अगर L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, याद कीजिए पाई आर स्क्वायर इंटू H लेते थे वॉल्यूम का फॉर्मूला, किसका, सिलेंडर का। तो जो वायर है, वायर की तो सिलिंड्रिकल शेप में ही है ना। तो वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया।
यहाँ पे वॉल्यूम डाल दिए। अब बोल सकते हैं अगर मान लीजिए एक वायर को पतला कर दे, मोटा कर दे, बट जो भी करना आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका वॉल्यूम जो है हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम वायर, उसका और कुछ नहीं किए हैं। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, क्योंकि सेम मटेरियल था, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम जो है वो भी कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, अभी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 by R2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल स्क्वायर, ठीक है, R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by L2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए R1 का वैल्यू गिवन था, कितना था, 1 ओम, R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 ओम, ठीक, लेंथ को डबल कर दिया गया है, तो R1 का वैल्यू 1 ओम है, R2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। R1 का वैल्यू 1 ओम डाल दीजिए यहाँ पे, R2 का वैल्यू निकालना था, दैट इज इक्वल टू L1, L1 क्या है, लेंथ 1, तो पहले का लेंथ 1 को L1 ही मान लिया, और L2 क्या बोल रहा है ना, उसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया है, मतलब पहले अगर L1 लेंथ था, अभी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L1, पहले का डबल, इसमें क्या था, स्क्वायर था, स्क्वायर डाल दिए, L1 L1 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 by R2 दैट इज इक्वल टू 1 by 4, मतलब R2 का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 4 ओम, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, इस बेसिस पे ही आप लोग को बोर्ड्स पे न्यूमेरिकल वगैरह आता है, ठीक है। नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम्स देखिए, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस R1 कितना दिया हुआ है, 9 ओम, लेंथ कितना दिया हुआ है, L1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक, न्यू रेजिस्टेंस मांग रहा है, R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एक लॉजिकली सोचिए, लेंथ का वैल्यू जो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यहां पे समझिएगा 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल ऑन इटसेल्फ, मतलब अपने आप में इसको फोल्ड करके ट्रिपल बना दिया गया है, मतलब अगर मान लीजिए पहले 30 सेंटीमीटर था, 30 सेंटीमीटर पहले, अब इसको क्या किया ना, यहां से फोल्ड किया और इसको इधर लेके चलाया, और यहां से फोल्ड करके इसको फिर से इधर लेके चलाया, तो ये 3 गुना हो गया, ठीक है, इसका जो थिकनेस है कहीं ना कहीं 3 गुना हो जा रहा है, 3 बार हो जा रहा है, तो उसी को इटसेल्फ फोल्ड करना मतलब अपने आप में मोड़ देना, ठीक, अपने आप में अगर मोड़ दे रहा तो पहले था 30, इसको अपने आप में 3 गुना में मोड़ रहा है, इसका मतलब क्या, अभी लेंथ कितना होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए कितना, 10 सेंटीमीटर, समझ में आ गया, 10 10 10, अगर 3 गुना इसी चीज को करते, 3 बार फोल्ड करते, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी होगा 10 सेंटीमीटर, फिर ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देख ही लिए थे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या L स्क्वायर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज है, फोल्ड किए तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया में भी फर्क हो रहा है, अब कैसे फर्क हुआ ये तो हम लोग वहां पे नहीं बता सकते, ठीक है, वो एक क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हुआ, अब उसका तो रेडियस वगैरह नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम लोग उसका कॉन्सेप्ट लेंगे ही नहीं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, जैसा पिछला सम्स में हम लोग ये वाला डिराइव करके जो निकाले थे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम हम लोग का सेम है, रेजिस्टिविटी तो सेम है, क्योंकि सेम मटेरियल में हम लोग जो भी कर रहे हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R1 डिवाइडेड बाय R2 दैट इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल स्क्वायर, ये भी सही है। रेजिस्टेंस 1 कितना है, 9, रेजिस्टेंस 2 निकालना है, दैट इज इक्वल टू लेंथ 1, पहले लेंथ कितना था, 30 सेंटीमीटर, लेंथ 2 कितना है, 10, इसका होल स्क्वायर, 0 0 कैंसिल आउट, कितना बचेगा, 9 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर होता है 9 डिवाइडेड बाय 1, 9 9 कैंसिल आउट, R2 इज इक्वल टू 1 ओम, ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए एक बार, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 ओम, लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, इज स्ट्रेच टू लेंथ 30 सेंटीमीटर, L2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, मतलब सेम
मटेरियल को उसको क्या की स्ट्रेच करके 30 सेंटीमीटर तक बना दिया गया, तो उसका जो थिकनेस वो डिक्रीज करेगा, कितना होगा ये तो हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, बस में सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे R2 का वैल्यू मांग रहा है, हम लोग को पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी में तोड़ते तो क्या आएगा, R1 by R2 इज इक्वल टू कितना होगा, L1 डिवाइडेड बाय L2 इसका होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब R1 का वैल्यू जो है वो है 3, R2 का वैल्यू निकालना है। L1 का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, L2 का वैल्यू कितना है 30, इसका होल स्क्वायर। एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे कि जो सेंटीमीटर में तुरंत दिमाग में आता है कि इसको ऐसा यूनिट में लेके चले गए, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक रेशियो है, चाहे आप सेंटीमीटर में रखें चाहे आप मीटर में रखें, ऊपर नीचे कटने वाला है, तो चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना 3 by R2 दैट इज इक्वल टू 1 by 9, मतलब R2 इज इक्वल टू 27 ओम। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड कर देंगे। मिलते हैं फिर अगला क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चलिए, जय हिंद।